यूरोप कहाँ पे है? यूरोप ये शीत युद्ध की शुरुआत हालांकि यूरोप में हुई। रशिया, सोवियत संघ के प्रभाव वाला हिस्सा लगभग ये वाला, और अमेरिका के प्रभाव वाला हिस्सा ये वाला। एंड इसमें हमने देखा कि जर्मनी की नाकेबंदी का होना, ये सारी घटनाएं हम देख चुके हैं। तो शुरुआत कहाँ से हुई थी? यूरोप से हुई थी। एंड ये वेस्टर्न यूरोपियन जो कंट्रीज थी, देवर अलाइंड टू यूएस, वहाँ अमेरिका की तरफ झुकाव रखते थे। हालांकि इसकी शुरुआत यहाँ पे हुई, परंतु ये केवल यहीं तक नहीं रुका। उसके बाद शीत युद्ध की कुछ घटनाएं हमें दुनिया के बाकी हिस्सों में देखने को मिली, पर्टिकुलरली एशिया में देखने को मिली। एंड उसके बाद यहाँ पर मिडिल ईस्ट के बारे में बताया गया है, यहाँ पर भी देखने को मिली है। तो दुनिया के बाकी हिस्सों में भी कुछ घटनाएं देखने को मिली हैं। एंड वो हिस्से कौन कौन से हैं? जैसे यहाँ पे हम अब इस तरफ चले जाते हैं तो एशिया के कुछ हिस्से हैं, जैसे कि कोरिया में देखने को मिली, चाइना में शीत युद्ध का कुछ घटनाएं और संघर्ष देखने को मिले। इसी के साथ मिडिल ईस्ट में या फिर वेस्ट एशिया में देखने को मिले, वो ये वाला हिस्सा है, मिडिल ईस्ट या फिर वेस्टर्न एशिया भी इसको कहते हैं। चाइना के अंदर या चीन के अंदर 30 वर्षीय एक लंबा गृह युद्ध होता है, जिसका अंत 1949 में होता है। एंड इसमें विक्ट्री होती है साम्यवादियों की, कम्युनिस्ट। एक लीडर थे माओ जेडांग। तो ये प्रभाव देखने को मिला एशिया के चाइना के अंदर। चीन कहाँ पे है? ये भारत का पड़ोसी देश है। ये चीन की ये बाउंड्री भारत के साथ लगने वाली बाउंड्रीज हैं। यहाँ पर 30 वर्षीय एक लंबा गृह युद्ध होता है, जिसकी शुरुआत लगभग 1919 में हुई थी, और 1919 से लेकर 30 वर्ष तक का स्पैन कितना आएगा? 1949 में। एक तो लड़ाई ऐसी होती है जो आप कोई दो देश आपस में लड़ रहे होते हैं, उसको तो हम एक वॉर कहते हैं, लड़ाई हो रही है। जो गृह युद्ध होता है, जिसको सिविल वॉर हम बोलते हैं, वो ये होता है कि एक देश के अंदर जब कुछ गुट आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं, शक्ति के लिए जो संघर्ष चलता है, जिसके कारण एक इंस्टेबिलिटी बनी रहती है, उसी को क्या बोला जाता है? गृह युद्ध। तो चीन के अंदर शक्ति के लिए एक संघर्ष चल रहा था। यहाँ पर एक नेता इमर्ज होना शुरू होते हैं, जिनका नाम था माओ, जिनको माओ जेडांग बोलते हैं, जो साम्यवादी विचार से प्रभावित थे रशिया के। एंड रशिया इज नियर बाई चाइना, जो इसके जस्ट नॉर्थ में है। रशिया में 1917 में साम्यवादी क्रांति हुई थी। एंड इस साम्यवादी क्रांति से चीन भी प्रभावित हुआ, क्योंकि चीन के ऊपर बहुत सारे देशों के द्वारा कब्जा कर लिया गया था। जैसे आप यूरोपियन पावर्स को देखते हैं, बहुत सारी यूरोपियन पावर्स यहाँ पे थी जो कॉलोनीज अपनी बनाई, जिन्होंने वहाँ पर कॉलोनीज बनाई हुई थी, जिसको आप उपनिवेश बोलते हैं। जैसे भारत अंग्रेज़ों के अधीन था, अंग्रेज़ों का गुलाम था, वैसे ही चीन किसी एक यूरोपीय महाशक्ति का या किसी एक यूरोपीय शक्ति का गुलाम नहीं था, बल्कि बहुत सारी यूरोपीय शक्तियाँ यहाँ पर साइमल्टेनियसली चीन के अंदर रूल कर रही थी। चीन के किसी एक हिस्से में जापान रूल कर रहा था, तो किसी दूसरे हिस्से में इंग्लैंड, तो किसी तीसरे हिस्से में रशिया। इस तरीके से बहुत सारी यूरोपियन पावर्स यहाँ पर चीन के विभिन्न हिस्सों में रूल कर रही थी। एंड चीन में जो सरकार थी उसको राष्ट्रवादी सरकार बोलते हैं। सन्यात सेन के बारे में आपने सुना होगा। तो चीन की जो राष्ट्रवादी सरकार थी, माओ के द्वारा ये आरोप लगाया गया कि ये जो चीन की जो सरकार है, ये मिली हुई है बाहरी शक्तियों के साथ, इसलिए ये चीन को खोखला कर रहे हैं। तो माओ ने फिर एक क्रांति की शुरुआत करी। माओ फिर लोगों के पास जाते हैं गांव-गांव में, और उनको बोलते हैं कि लैंड बिलोंग्स टू द टीलर, क्योंकि चीन की अर्थव्यवस्था भी कृषि के ऊपर आधारित थी मुख्य रूप से। और माओ के द्वारा कहा गया कि जो ज़मीन है वह किसानों की अपनी ज़मीन है, इसके ऊपर जमींदारों का कोई भी अधिकार नहीं है। और चीन में क्या था कि बड़े बड़े जमींदारों के द्वारा बड़ी बड़ी ज़मीनों के ऊपर कब्जे कर लिए गए थे, जो अल्टीमेटली वहाँ की राष्ट्रवादी सरकार के अधीन थे। और राष्ट्रवादी सरकार के ऊपर तो माओ आरोप लगा रहे थे कि यहाँ विदेशी शक्तियों के साथ मिली हुई है। फिर माओ इन किसानों के पास जाते हैं और कहते हैं कि जमींदारों को आप सब कुछ कमा के दे देते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है, ये ज़मीन आपकी अपनी ज़मीन है, जो भी आप इस पे कमाएंगे वो आपका अपना है, इसलिए आपको जमींदारों को कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। फिर उन किसानों ने माओ से क्वेश्चन करना शुरू कर दिया कि अगर हम ऐसा करेंगे तो जो जमींदार हैं वह हमें अपनी ज़मीन से बाहर निकाल देंगे, और यदि वह हम उनकी ज़मीन से बाहर नहीं निकलेंगे तो वो हमारे साथ मार पिटाई करेंगे। क्या बोला किसानों ने माओ को कि यदि ऐसा करेंगे कि हम ये बोलेंगे कि ये हमारी ज़मीन है, इसके ऊपर जो भी हम उगा रहे हैं वो हमारा अपना है, तो हमारे जो मालिक हैं, जो ज़मींदार हैं, वो हमें हमारी ज़मीनों से बाहर निकाल देंगे, और उसी के साथ यदि हम नहीं निकलेंगे तो वो मार पिटाई करेंगे। इसका समाधान क्या होगा? तो माओ किसी गाँव के अंदर गए, उन्होंने बोला कि आप मेरी आर्मी के मेंबर बन जाओ। अब आप मेरी
क्रांति के एक प्रकार से मेरी क्रांति की पंक्ति में लग जाओ और ये ज़मीन हम छीन लेते हैं। तो माओ फिर कुछ लोगों को इकट्ठा करते हैं, फिर वह किसी जमींदार के घर पे जाके अटैक कर देते हैं और उस जमींदार को उस जमींदार की मार पिटाई करती है। और या फिर उनको अगर एलिमिनेट भी करना पड़ता है, यानी कि किसी जमींदार को मारना भी पड़ता है, तो माओ मार देते हैं और कहते हैं कि ये ज़मीन, क्योंकि जमींदार तो रहा नहीं है, अब जो भी किसान इस पे काम कर रहे थे वह उनकी ज़मीन है। तो एक गांव से माओ निकले, फिर किसी दूसरे गांव में गए, फिर तीसरे गांव में गए, फिर चौथे गांव में गए, फिर पांचवें गांव में गए। इस तरीके से पूरे चीन में धीरे धीरे माओ की जिस क्रांति में बहुत सारे लोग जुड़ते गए और ये संघर्ष एक लंबे समय तक चला रहा। 1945 में दूसरे विश्व युद्ध का अंत हो गया था। उसके बाद भी लगभग 4 साल लगे हैं माओ को चीन की सत्ता के ऊपर कब्जा करने में। और जैसे ही माओ इन सारे के सारे जमींदारों को एलिमिनेट कर देते हैं, तो इसी के साथ यहाँ की राष्ट्रवादी सरकार को भी 1949 में उखाड़ के फेंक देते हैं। यानी कि जहाँ पर सरकार बैठती थी उस ऑफिस पे भी कब्जा कर लेते हैं। और माओ कहते हैं कि अब चीन जो है वह अलग प्रकार के सिद्धांतों से चलेगा। एंड वो सिद्धांत कौन थे? साम्यवादी सिद्धांत हैं। तो फिर माओ के द्वारा पूरे चीन की जो ज़मीन थी सरकार के द्वारा उसको कब्जे में ले लिया गया और माओ के द्वारा कहा गया कि जो भी किसान उन ज़मीनों के ऊपर काम करते हैं वो उसके मालिक हैं। माओ ने मालिक तो बना दिया, परंतु माओ ने इसके साथ ये भी बोला कि आप इस पर जितना काम करेंगे उतना ही आपका होगा, अदरवाइज़ आपका नहीं होगा। और ज़रूरत से ज़्यादा कोई व्यक्ति एकोमुलेट नहीं कर सकता, ज़रूरत से ज़्यादा कोई व्यक्ति इकट्ठा नहीं कर सकता। तो चीन में माओ के नेतृत्व में जो अर्थव्यवस्था थी वह केंद्रीकृत होती है, फिर उद्योगों को लगाना शुरू किया जाता है एंड धीरे धीरे इस तरीके से साम्यवादी प्रभाव में चीन आ जाता है। तो 1949 में चीन के अंदर साम्यवादी क्रांति आई थी। एंड ये साम्यवादी क्रांति किसके साथ जुड़ी हुई आपको दिख रही है? मुख्य रूप से ये साम्यवादी क्रांति हमें दिख रही है रशिया के साथ जुड़ी हुई। एशिया के किसी देश में साम्यवाद का प्रभाव बढ़ जाने का मतलब ये है कि अब वहाँ देश सोवियत संघ की विचारधारा वाले प्रभाव में आ गया है। और ये चैलेंज किसको लगा? ये चैलेंज लगा अमेरिका को। तो इस तरीके से कम्युनिज्म का चीन के अंदर आना, जिसका प्रभाव एशिया के देशों के साथ संबंधों के ऊपर पड़ता है, जिसमें अमेरिका और सोवियत संघ दोनों इससे प्रभावित होते हैं। इसमें एक इंस्टांस बताया गया है जिसमें इलेबोरेटली ये क्लैरिफाई किया गया है। ये माओ है। कौन है? यही है माओ। ये चीन के लीडर थे। जहाँ पर चीन में लगभग 30 वर्षों तक एक सिविल वॉर होती है जिसको गृह युद्ध कहते हैं। 30 वर्षों के गृह युद्ध के बाद 1949 में चीन के अंदर माओ जेडांग के नेतृत्व में कम्युनिस्ट पार्टी का रूल आता है। एंड इस 30 वर्ष के दौरान जो सिविल वॉर चल रहा था, इसमें एक ही बार इंटरप्शन हमें देखने को मिली। यानी कि बीच में एक ही बार ऐसा हुआ जब ये जो सिविल वॉर थी, जो गृह युद्ध था, वह हमें रुका हुआ दिखाई दिया। और वो ये तब हुआ जब 1937 में जापानीज़ के द्वारा चीन के ऊपर अटैक किया गया। आज के टाइम में हमें बेशक चीन एक बहुत बड़ी पावर दिखाई देती है, परंतु 1937 में जापान के द्वारा भी चीन के ऊपर अटैक किया गया था। तो क्या लिखा है कि लगभग 30 वर्षों तक चीन के अंदर गृह युद्ध चलता है। एंड वह केवल एक ही बार रुका था बीच में, जब ये जापान जो है, जापान नियर बाई चीन है, तो जापान के द्वारा चीन के ऊपर अटैक किया गया था 1937 में, और तब ये गृह युद्ध कुछ टाइम के लिए रुका था। तो माओ के द्वारा जब ये संघर्ष किया जा रहा था समाजवाद को फैलाने के लिए, जब माओ भी साम्यवाद में विश्वास करते थे और माओ इस विचारधारा के अंतर्गत सत्ता को हासिल करना चाहते थे। एंड सत्ता हासिल करने के लिए माओ के द्वारा थ्योरीज ऑफ सोशलिज्म एंड ऑफ गोरिल्ला वारफेयर का प्रयोग किया गया, जिसके द्वारा तीसरी दुनिया के जो देश थे वहाँ प्रभावित होते हैं। अब मैं मार्क करूँगा यहाँ पे, ये देखो अमेरिका है, इसी के साथ वेस्टर्न यूरोप है। इसको कहा गया पहली दुनिया। दूसरी दुनिया उन देशों को कहा गया जो साम्यवाद के प्रभाव में थे। और बाकी तीसरी दुनिया के देशों में कौन कौन आ रहे हैं? बाकी देश ये वाले जो हैं, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के देश हैं, एशिया के देश हैं, इसी के साथ साउथ अमेरिका के जो देश हैं, इनको तीसरी दुनिया के देश कहा जाता है। ऐसे देश जो गरीब देश हैं, जो 1945 के बाद आज़ाद हुए। अगले पॉइंट में ये लिखा है कि 30 वर्षों का जो संघर्ष चलता है माओ के द्वारा, जो गृह युद्ध किया जाता है, और 1949 में जब उनके द्वारा साम्यवादी शासन चाइना में लाया जाता है, जब वह संघर्ष कर रहे थे तो उस दौरान उनके द्वारा समाजवादी सिद्धांतों के आधार पर चीन के अंदर संघर्ष किया गया। समाजवाद का सिद्धांत क्या बोलता है कि जो उत्पादन के साधन है वह कुछ व्यक्तियों के हाथ में, या 1 या 2-4 व्यक्तियों के हाथ में एकत्रित नहीं होने चाहिए, यह पूरे समाज के हाथ में होने चाहिए। यानी कि जो पैसा है, जो संसाधन है, वह कुछ व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित नहीं होने चाहिए।
तो सोशलिज्म इसमें विश्वास करता है। एंड इसी के साथ सोशलिज्म बोलता है कि जो, क्योंकि सभी व्यक्तियों के हाथ में तो हो नहीं सकते, इसलिए सभी व्यक्तियों के माध्यम से सरकार के हाथ में होते हैं। तो सरकार ही उद्योग लगाती है किसी समाजवादी देश में, सरकार का ही अर्थव्यवस्था के ऊपर पूरा नियंत्रण होता है, सरकार ही लोगों को रोजगार देती है। तो एक तो समाजवाद का सिद्धांत माओ के द्वारा बताया गया तीसरी दुनिया के देशों को, और उसी के साथ गुरिल्ला वारफेयर। गुरिल्ला वारफेयर क्या है? छापामार युद्ध पद्धति। हिस्ट्री के स्टूडेंट्स ने सुना होगा। छापामार युद्ध पद्धति ऐसी पद्धति है कि जब किसी एक सेना को ये लगता है कि वह जीतने में अक्षम है, यानी कि वह अपने बाहुबल के आधार पर नहीं जीत सकते, तो वह छापामार युद्ध पद्धति अपनाते हैं। तो माओ के जो सैनिक थे वो क्या करते थे कि कहीं पे छुपे रहेंगे जंगल में, और फिर कहीं पे जैसे चीन के अंदर राष्ट्रवादी सरकार के जो सैनिक हैं अगर कहीं घूम रहे हैं, तो ये जंगल के जो सैनिक हैं वहाँ एकदम से जाएंगे, रातों रात जाएंगे, अटैक करेंगे और फिर से वापस कहाँ पे आ जाएंगे? जंगल में आ जाएंगे। इसी को क्या बोलते हैं? छापामार युद्ध पद्धति। तो ऐसे तरीके अपनाकर उनके द्वारा संघर्ष को जारी रखा गया, जिसको बोलते हैं गुरिल्ला वारफेयर। तीसरी दुनिया के देशों के जो साम्यवादी हैं उनको भी वैसा ही करना चाहिए। तो इसी तरीके से भारत के अंदर हम नक्सलवाद की समस्या देखते हैं। ये वाले जो एरियाज़ हैं, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इनफैक्ट महाराष्ट्र हो गया, यहाँ पर हम नक्सलवाद की समस्या देखते हैं। और ये नक्सलवादी किससे प्रभावित थे? ये साम्यवादी संघर्ष से ही प्रभावित थे। इनका भी यही मानना है कि जो जंगल में रहते हैं उन जंगलों के ऊपर अधिकार वहाँ के रहने वाले लोगों का होना चाहिए। इनका भी यही मानना है कि जो किसान हैं वह ज़मीनों के मालिक होने चाहिए। इनका भी यही मानना है कि बड़े बड़े उद्योग नहीं लगने चाहिए जो पूंजीपतियों को पोषित करते हैं। अगर उद्योग लगने चाहिए तो वह सरकार के द्वारा लगाए जाने चाहिए। तो इस तरीके से माओ की फिलॉसफी पूरी दुनिया के जो तीसरी दुनिया के जो देश हैं, जो गरीब देश हैं, जिन्होंने अभी तक किसी मॉडल को पूरे तरीके से अपनाया नहीं है, तो उनके लिए एक पथ प्रदर्शक का काम करना शुरू कर देता है। ये अगला पॉइंट लिखा गया है। चीन के द्वारा साम्यवादी जो विचारधारा अपनाई गई, इसी के द्वारा चीन ने ये सोचना शुरू कर दिया कि वह अपना आंतरिक विकास कैसे करेंगे। और आंतरिक विकास में क्या आता है कि वहाँ की आर्थिक नीति कैसी होगी, उद्योगों के मालिक कौन होंगे? कौन होंगे साम्यवाद में? समाजवाद में उद्योगों के मालिक व्यक्ति होंगे या सरकार होगी? सरकार होगी। अर्थव्यवस्था के ऊपर किसका नियंत्रण होगा? सरकार का नियंत्रण होगा। उद्योग कौन लगाएगा? सरकार लगाएगी। अर्थव्यवस्था के ऊपर सरकार के नियंत्रण का होने का मतलब यह है कि जो भी पैदावार होगी वह सरकार कलेक्ट कर लेगी और बाद में लोगों के बीच वितरित करेगी एक समान रूप से। अगर लोग ही अगर ज़मीन के मालिक होंगे तो एक व्यक्ति के पास ज़रूरत से ज़्यादा धन इकट्ठा हो सकता है और दूसरे के पास हो सकता है कि कुछ भी ना हो सकता है दूसरे के पास ज़मीन ही ना हो। तो सरकार ज़मीन की मालिक होगी, लोगों को ज़मीन पे काम करने के लिए बोलेगी, कलेक्ट करेगी और सभी में एक समान रूप से बांट देगी। तो इंटरनल ढांचा कैसा है साम्यवाद में? अर्थव्यवस्था कैसी है? कंट्रोल्ड इकोनॉमी, नियंत्रित अर्थव्यवस्था, यहाँ पर नियंत्रण किया गया है अर्थव्यवस्था के ऊपर। प्लानिंग्स बनाई जाती है सरकार के द्वारा, उद्योग सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं। और एक्सटर्नल रिलेशंस कैसे होंगे? एक्सटर्नल रिलेशंस भी चीन की विचारधारा से ही प्रभावित होते हैं, क्योंकि चीन मुख्य रूप से कौन सी विचारधारा को अडॉप्ट कर रहा था? साम्यवादी विचारधारा को। एंड दूसरी महाशक्ति कौन थी? सोवियत संघ। तो चीन का झुकाव सोवियत संघ की तरफ होगा या अमेरिका की तरफ होगा? सोवियत संघ की तरफ ही होगा, क्योंकि सोवियत संघ की विचारधारा भी साम्यवाद की विचारधारा थी। नेक्स्ट लिखा है, माओज अटेम्प्ट्स टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री ब्राउट ग्रेट चेंज दो ओपन एट ह्यूज कॉस्ट टू द लाइव्स ऑफ हिज पीपल। तो माओ के द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था को आधुनिकीकृत करने का प्रयास किया गया एंड अपने इंडस्ट्रीज़ की जो पॉलिसी है उसमें परिवर्तन करने की कोशिश करी गई। तो माओ के द्वारा कुछ कोशिशें करी गई, जैसे कि माओ ने क्या बोला कि जो ज़मीन है वह राज्य की होगी एंड चीन की सरकार क्या करेगी? कम्यून बसाएगी। कम्यून का मतलब क्या है कि लोगों को एक जगह पे इकट्ठा करेगी, एक प्रकार का गांव होगा वो, जिसमें बहुत सारे अलग अलग बैकग्राउंड से लोग इकट्ठे रहेंगे। इस तरीके से जैसे एक गांव होता है, इस तरीके से सारे लोग मिलजुल के रहेंगे एंड उस गांव के अंदर जो भी ज़मीन होगी वो सभी की साझी ज़मीन होगी एंड उस ज़मीन के ऊपर काम करने के बाद जो भी पैदावार होगी वहाँ सरकार के पास जाएगी और सरकार इनमें बांट देगी। तो इन्हीं को क्या बोला गया है? कम्यून। तो माओ के द्वारा अपनी जो एग्रीकल्चर थी उसको मॉडर्नाइज करने का प्रयास किया गया एंड इसी के साथ इनके द्वारा कहा गया कि अब चीन के अंदर हम इंडस्ट्रीज लगाएंगे, उद्योग लगाएंगे एंड ये उद्योग कैसे लगाए गए कि सरकार इन उद्योगों को लगाएगी। और जैसे ही माओ के द्वारा ये प्रयास किया गया, ऑब्वियस सी बात है जब सरकार ऊपर से प्रयास कर रही है तो उसके परिणाम कुछ भी हो सकते हैं और इसके परिणाम बुरे हुए। कंट्रोल्ड इकोनॉमी है ना, और इन प्रयासों में माओ को पराजय देखने
माओ को पराजय मिली। क्यों मिली? क्योंकि जब ये चीज़ें ऊपर से थोपी जा रही है तो इसका बहुत सारा नुकसान होता है। लोगों को ज़बरदस्ती बोला जाता है कि आपको कम्यून के अंदर रहकर कृषि करनी है। एंड वो जो कम्यून माओ ने जो सोचा था कि प्रॉफिटेबल काम करेंगे, वहाँ प्रॉफिटेबल काम नहीं करते हैं। इसी के साथ माओ के द्वारा कहा गया कि हम ग्रेट लीप फॉरवर्ड, यानी कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन करेंगे इंडस्ट्रीज़ में, हम बहुत सारे उद्योग लगाएंगे। और ज़बरदस्ती जब ये उद्योग लगाए गए तो इसका भी बहुत सारा नुकसान हुआ। एंड माओ की ऐसी नीतियों के कारण चीन में अकाल जैसी स्थिति आ जाती है एंड बहुत सारे लोग भूखे मरने के लिए मजबूर हो जाते हैं। एंड इसके कारण बहुत सारे लोग भी मारे जाते हैं। यहाँ पे लिखा है ह्यूज कॉस्ट टू द लाइव्स ऑफ हिज पीपल, उसके लोगों की जो ज़िंदगी थी वो इसके कारण दांव पे लग जाती है। ग्रेट लीप फॉरवर्ड का मतलब होता है एक लंबी छलांग लगाना, जिसकी लॉन्चिंग माओ के द्वारा 1958 में करी गई थी, जिसमें माओ के द्वारा कहा गया था कि हम एक लंबी छलांग लगाएंगे। और ये लंबी छलांग लगाने के चक्कर में लंबी छलांग नहीं लगी, जिसके कारण चीन के अंदर फैमिन आ जाता है, यानी कि अकाल आ जाता है। एंड एक एस्टीमेट बताता है कि 30 मिलियन के करीब लोग इस अकाल के कारण मारे जाते हैं। ग्रेट लीप फॉरवर्ड क्या था? 1958 में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि माओ ने एक टारगेट रखा था कि वह अपनी जो कृषि प्रधान इकोनॉमी थी उसको औद्योगिक प्रधान अर्थव्यवस्था बनाएंगे। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को औद्योगिक आधारित अर्थव्यवस्था बनाएंगे, यानी कि वहाँ पर बड़े बड़े उद्योग लगाए जाएंगे। तो पहला टारगेट क्या था कि यहाँ पर एक तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन करना है, परिवर्तन करना है। कृषि प्रधान इकोनॉमी क्या होती है? कृषि प्रधान इकोनॉमी ये होती है यहाँ पर ज़्यादातर लोग कृषि के ऊपर काम करते हैं। कृषि प्रधान इकोनॉमी का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जीडीपी में अधिकतर जो पार्ट है वह कृषि से आता है। बहुत सारे अधिकतर लोग कृषि के डोमेन में काम करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? कृषि प्रधान इकोनॉमी। तो माओ ने बोला कि हम कृषि प्रधान इकोनॉमी को परिवर्तित करके औद्योगिक प्रधान अर्थव्यवस्था बनाएंगे, जहाँ पर उद्योग मुख्य रूप से लाए जाएंगे। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन होती है अर्थव्यवस्था में भी, आप देखते हैं, जहाँ पर हम प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी में जाते हैं। एंड आज के टाइम में यूरोपियन जो अर्थव्यवस्था है वे प्राइमरी से सेकेंडरी के बाद अब टर्शरी में जा रही है। तो माओ ने भी टारगेट रखा कि 1958 से लेकर 1962 के स्पैन के अंदर हम क्या करेंगे? अर्थव्यवस्था को उद्योगों की तरफ ले जाएंगे। इसी के साथ कोलेक्टिवाइजेशन की तरफ फोकस किया। कोलेक्टिवाइजेशन का मतलब ये है कि जो कम्यून मैंने बताया कि जो कृषि के डोमेन में काम करेंगे वो सभी लोग मिलकर करेंगे, कम्यून बसाए जाएंगे, जो भी ज़मीन होगी उसके ऊपर काम करेंगे। तो माओ के द्वारा ये जो सुधार थे ये ऊपर से थोपे गए। एंड जैसे ये थोपे जाते हैं ज़बरदस्ती, तो उसके परिणाम जो सही आने थे वह गलत आना शुरू हो जाते हैं। तो माओ ने बोला था कि हम एक जल्दी से परिवर्तन कर लेंगे अपनी अर्थव्यवस्था में, पर परिवर्तन नहीं हुआ, उल्टा फैमिन आ गया, उल्टा अकाल आ गया इसके कारण। इसके बाद माओ के द्वारा कल्चरल रेवोल्यूशन, सांस्कृतिक क्रांति का नारा दिया गया 1968 में। तो माओ ने बोला कि अब वह समाज की जो संस्कृति है उसको बदलने का प्रयास करेंगे और एक ऐसी संस्कृति लाएंगे जो समाजवादी सिद्धांतों के ऊपर आधारित होगी। इसके लिए माओ के द्वारा अपने कुछ वॉलंटियर निकाले गए, जिनके हाथ में एक लाल किताब दी गई और कहा गया कि साम्यवादी जो सिद्धांत हैं उनको फैलाना ही कल्चरल रेवोल्यूशन होगी, सांस्कृतिक क्रांति होगी। चीन के अंदर हम एक ऐसा कल्चर बनाएंगे जो साम्यवाद को प्रमोट करेगा। इसके लिए माओ के द्वारा सरकारी कर्मचारियों को कुछ, जब फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि एक ऐसी सेना बनाई गई जिनके हाथ में लाल किताब दी गई और जो साम्यवाद के सिद्धांत हैं उसके कुछ ट्रेनर थे जो गाँव-गाँव में जाते थे, लोगों को ट्रेन करने के लिए निकलते हैं। एंड इसको लाने के लिए माओ के द्वारा ज़बरदस्ती प्रयास भी किए गए। अब जब माओ को ये पता लगता था कि कोई व्यक्ति साम्यवाद के सिद्धांतों में विश्वास नहीं रखता है तो माओ उसको परसिक्यूट, प्रताड़ित करना शुरू कर देता था, जिसके कारण चीन के अंदर एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो जाती है। एंड जब ये चीन के द्वारा ज़बरदस्ती साम्यवादी सिद्धांतों को लोगों में इनकलकेट करने का प्रयास किया जाता है तो इसके कारण जो बेस्ट था, बेस्ट का मतलब है जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री है और अमेरिका है, वह चीन से नाराज़ हो जाता है या चीन से उसके मतभेद होना शुरू हो जाते हैं। फिर आगे लिखा है कि शुरू में माओ और जो स्टालिन थे, जिसका मतलब है कि जो सोवियत संघ और चीन थे, जैसे ही चीन में भी साम्यवादी क्रांति आ जाती है तो जो सोवियत संघ था उसको लगता है कि चीन हमारा दोस्त है। एंड ऑब्वियस सी बात है, दोनों के विचार मिलते थे तो दोनों की दोस्ती भी अच्छी हो जाती है। परंतु जैसे जैसे समय बीतता है तो जो एक ख्रुश्चेव लीडर आते हैं सोवियत संघ में, इनके डिफरेंसेस माओ के साथ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो सिंपल सी भाषा में ये माओ और ख्रुश्चेव वाज द लीडर ऑफ द सोवियत संघ। सोवियत संघ का नेता कौन था? ख्रुश्चेव। एंड माओ किसका लीडर था? चीन का।
तो दोनों के जो विचार थे वो बिल्कुल एक समान थे, उनकी जो आइडियोलॉजी थी, विचारधारा थी, एक समान थी दोनों देशों की, परंतु इनके बीच डिफरेंसेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं। माओ वॉज क्रिटिकल ऑफ क्रुश्चेव्स एम ऑफ को एग्जिस्टेंस विद वेस्ट। क्रुश्चेव जब लीडर आते हैं सोवियत संघ के, वो कहते हैं कि अब हमने शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की तरफ बल देना है, जिसका मतलब है कि अब हमें शांतिपूर्ण तरीके से रहने की कोशिश करनी चाहिए जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। तो माओ ने बोला कि वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ की विचारधारा अलग है, इसलिए हमें उनके साथ मिलकर नहीं रहना चाहिए। तो इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच मतभेद भी होना शुरू हो जाते हैं। द सोवियट्स एंडेड सपोर्ट फॉर बीजिंग्स एटॉमिक प्रोग्राम बट फेल टू स्टॉप चाइना एक्सप्लोडिंग एन एटम बॉम्ब इन 1964। फिर इसके बाद जब मतभेद बढ़ना शुरू होते हैं तो सोवियत संघ के द्वारा चीन के द्वारा बनाए जा रहे एटम बम का विरोध किया जाता है और कहा जाता है कि हम चीन के द्वारा ये जो एटम बम बनाया जा रहा है हम इसके खिलाफ हैं। तो सोवियत संघ के खिलाफ होने के बावजूद भी चीन के द्वारा 1964 में एटम बम को टेस्ट कर लिया गया था। तो चीन के द्वारा कब किया गया था? 1964 में टेस्टिंग करी गई थी। और भारत के द्वारा पहली टेस्टिंग कब करी गई थी? 1974 में करी गई थी, इंदिरा गांधी जी के स्पैन कार्यकाल के दौरान, परंतु वह हथियारों के पर्पज से नहीं था। तो फिर इनके बीच सोवियत संघ और चीन के बीच एक मतभेद बढ़ना शुरू हो जाता है। और मतभेद क्या है? मतभेद ये है कि जो समाजवाद है उस विचारधारा का लीडर तीसरी दुनिया के देशों में कौन बनेगा। तो सोवियत संघ बोलता था कि समाजवाद की शुरुआत मेरे देश से हुई है, साम्यवाद की, तो इसलिए तीसरी दुनिया के देशों में समाजवाद को फैलाने के लिए लीडर होने का हकदार कौन है? सोवियत संघ कहता है कि मैं हूँ। दूसरी तरफ माओ बोलते हैं कि इसका लीडर मैं हूँ। तो दोनों के बीच इसी चीज़ को लेकर डिफरेंसेस हो जाते हैं। एंड 1969 में चीन और सोवियत संघ के बीच एक माइनर वॉर भी होती है, एक छोटी सी लड़ाई भी होती है बॉर्डर के करीब। ये सोवियत संघ था एंड ये चीन था। ऑब्वियस सी बात है, इनका बॉर्डर क्लैश होता है 1969 में।